हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का रुद्रा क्लासेस में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रुद्रा क्लासेस। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का इस हिस्ट्री के सीरीज़ में एनसीईआरटी के। तो ये क्लास 6 की हिस्ट्री की एनसीईआरटी से आज हम स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप लोग को पहले बता चुका हूँ कि हम लोग एनसीईआरटी की एक प्लेलिस्ट स्टार्ट किए हैं जिसमें सारे एनसीईआरटी पढ़ाई जाएगी। ज्योग्राफी की एनसीईआरटी ऑलरेडी चल रही है और हिस्ट्री की एनसीईआरटी आज मैं लेके आया हूँ। मैं आपको पढ़ाऊँगा माई सेल्फ शुभम। तो आज हम फ्रेंड्स पढ़ते हैं आवर पास्ट की एनसीईआरटी। जो न्यू एनसीईआरटी आई है, हिस्ट्री को न्यू एनसीईआरटी से पढ़ेंगे आवर पास्ट। तो आइए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। जैसा कि इस पार्ट का नाम ये जो भी है आवर पास्ट की एनसीईआरटी है। तो आइए फ्रेंड्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला चैप्टर है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखते हैं आगे। फाइंड आउट व्हाट हैपेंड यस्टरडे, यू कुड लिसन टू द रेडियो, वॉच टेलीविजन, रीड अ न्यूज़पेपर लास्ट ईयर, आस्क समबडी हु रिमेंबर्स, बट व्हाट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग अगो, लेट अस नो। तो फ्रेंड्स ये सारी ऐसा कुछ नहीं है। व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, हम अपने पास्ट के बारे में क्या जानते हैं। तो जो भी है, व्हाट पीपुल्स एट, द काइंड ऑफ क्लोथ, कैसा हम, जैसा कि इसमें एक एजम्पशंस, एक चीज़ें दी हुई हैं कि पहले के लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे। हाँ, 1000 इन विच दे लिव्ड, कैसे रहते थे। फाइंड आउट लिव्स ऑफ हंटर्स थे, हर्डर्स थे, फार्मर्स थे, रूलर, मर्चेंट, प्रीस्ट, क्राफ्ट्स पर्सन्स, आर्टिसंस, म्यूजिशंस, साइंटिस्ट। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन, बच्चे उस टाइम के गेम क्या खेलते थे। तो एक ऐसी चीज़ों को एक बच्चा एनालाइज कर रहा है, फील कर रहा है कि ऐसा पहले लोग कैसे रहते थे, कैसे खाते थे, क्या खेलते थे, क्या करते थे। तो एक एक्चुअली क्लास 6 की एनसीईआरटी है, तो ये एक बच्चे की इमेजिनेशन के तौर पे इसको धीरे धीरे बच्चों के साथ कोप अप करने की और कोप अप करते हुए उसको कुछ बताने की कोशिश किया ये चैप्टर। तो देखते हैं कि वेयर डिड पीपुल लिव। तो फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप। देखिए नर्मदा ही क्यों बोल रहा है अभी आपको समझ में आ जाएगा। पीपुल हैव लिव्ड अलॉन्ग द बैंक ऑफ दिस रिवर फॉर सेवरल 100,000 ईयर। देखिए सबसे जो ह्यूमन स्पीसीज़ है, सबसे पहले ह्यूमन स्पीसीज़ कहाँ पे फाउंड की गई थी। वर्ल्ड की ओल्डेस्ट ह्यूमन स्पीसीज़ सबसे पहले नर्मदा रिवर के किनारे ही पाई गई थी। ठीक है, तो नर्मदा रिवर के बारे में थोड़ा सा पहले हम जान लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए नर्मदा रिवर को रीवा भी कहते हैं, ठीक है, और इसको पहले नेरुब्दा कहा जाता था। ये सेंट्रल इंडिया में लाई करती है और इट इज़ ऑल्सो नोन एज, इसको लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात की लाइफ लाइन में कहा जाता है। ये अमरकंटक के पहाड़ी से होकर निकलती है और विंध्यान और सतपुरा के बीच से बहती है रिफ्ट वैली के थ्रू, और वहाँ पे गल्फ ऑफ खंबत में जाकर ड्रेन हो जाती है अरेबियन सी में। ठीक है, और भी इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। ये जो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है मध्य प्रदेश में, वहाँ से निकलती है और बाउंड्री बनाती है नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच में। इट फ्लोज थ्रू द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात स्टेट में फ्लो करती है। तो इतना ही, थोड़ा सा सोचा कि नर्मदा का नाम आया है तो थोड़ा इसके बारे में डिस्क्रिप्शंस दे दूं। तो उस वर्ल्ड की सबसे पहले ह्यूमन स्पीसीज़ कहाँ फाउंड किया गया था, नर्मदा नदी के किनारे फाउंड किया गया था। तो सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हियर वेयर स्किल्ड, जो पहले वहाँ पे पीपल्स रहते थे वो गैदरर्स थे। वो गैदरिंग करने में उनका स्किल था। पीपल हु गैदर देयर फूड, अपने गैदर मतलब कि जो घूम घूम के अपने खाने सामग्री को जो जुटाते हैं और उनसे अपना भरण पोषण करते हैं। और तो इसको कहते हैं कि वो डिपेंड अपॉन गैदरिंग्स। ठीक है, तो वो गैदरर्स थे, गैदरर्स पे उनकी लाइवलीहुड डिपेंड्स थी। दैट इज़ पीपल हु गैदर देयर फूड, दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट। तो वहाँ जो फॉरेस्ट था एंड कलेक्टेड रूट्स, फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ऑफ देयर फूड। तो यहाँ पे जो फॉरेस्ट वगैरह था, फॉरेस्ट पे ज़्यादा डिपेंडेंसी थी उनकी और उनको उस फॉरेस्ट के बारे में उनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज था। और फॉरेस्ट पे डिपेंड होने के कारण उनको फॉरेस्ट के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज था कि इसमें क्या क्या खाने वाली चीज़ है, क्या जैसे इसमें रूट्स है, जैसे प्लांट्स है तो प्लांट कौन से प्लांट्स का रूट्स खाना चाहिए, कौन सा प्लांट्स है तो उसका फ्रूट अच्छा है, और कौन सा प्लांट है तो उसके लीफ, उसके तने, उसको क्या यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। तो इस सब के बारे में उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज था और वो फॉरेस्ट पे ही डिपेंडेंट थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें यही कहा गया है। दे आल्सो हंटेड एनिमल, और वो शिकारी भी थे, शिकार भी करते थे, सिर्फ प्लांट पे डिपेंड नहीं थे, वो शिकारी भी थे, शिकार भी करते थे।
अगला क्या नाम, फाइंड द सुलेमान और किरतार हिल टू द नॉर्थ वेस्ट। सुलेमान और किरतार हिल नॉर्थ वेस्ट में है, फाइंड आउट करिए। तो आइए थोड़ा सा इसको मैप में ही देख लेते हैं, जैसा कि आपको मैं बता चुका हूँ मैप वाली सीरीज़ में मेरे, आप देखेंगे। देखिए किरतार रेंज और सुलेमान रेंज कहाँ पे, ये दोनों पाकिस्तान के बलूच प्रोविंस में पड़ते हैं, पाकिस्तान में है ना फ्रेंड्स। तो ये रहा किरतार, ये रहा सुलेमान रेंज। और क्या है कि एरिया वेयर वुमेन एंड मैन फर्स्ट बिगेन टू ग्रो क्रॉप सच एज वीट एंड बार्ले अबाउट 8000 ईयर्स एगो आर लोकेटेड। ये देखिए सुलेमान और किरतार जहाँ पे बलूच है, तो उस बलूच प्रोविंस में ही सबसे पहले ह्यूमन स्पीसीज ने क्रॉप ग्रो करना सीखा था। और सबसे पहले किस क्रॉप की ग्रोइंग की थी, वीट और बार्ले की ग्रोइंग की थी। कहाँ पे की थी, बलूच में की थी। ठीक है फ्रेंड्स, 8000 साल पहले। इस सारे फैक्ट्स को ध्यान देते चलिएगा। पीपल आल्सो बिगेन रियरिंग एनिमल लाइक सीप, गोट एंड कैटल एंड लिव्ड इन विलेज। और पीपल्स गांव में ही रहते थे और वो एनिमल चरवाहा रियरिंग एनिमल्स को चराने का भी काम करते थे, जैसे सीप हो गया, गोट हो गया, कैटल हो गया, जो भी हो गया। ठीक है फ्रेंड्स। लोकेट द गैरो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्यान इन द सेंट्रल। दीज वेयर सम ऑफ द अदर एरियाज वेयर एग्रीकल्चर डेवलप। देखिए गैरो खासी जंतिया, गैरो हिल्स जो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में जो गैरो हिल्स आपको गैरो खासी जैंतिया, नॉर्थ ईस्ट में 3 रेंजेस हैं गैरो खासी जैंतिया, ये इनका एक क्रोनोलॉजी है। तो जो गैरो हिल्स है यहाँ पे भी खेती का प्रचलन स्टार्ट हो चुका था। और देखिए विंध्यास जो सेंट्रल में है, ये रहा विंध्यास, और ये नॉर्थ ईस्ट में था गैरो, ये रहा गैरो हिल। तो इन दोनों जगह इंडिया में भी इन दोनों जगह क्रॉपिंग का कार्यक्रम स्टार्ट कर दिया गया था, क्रॉपिंग करना स्टार्ट कर दिया गया था। और मेनली क्या किया गया था, राइस वगैरह ज़्यादा किया गया था। देखिए एग्रीकल्चर यहाँ भी डेवलप हो चुका था। ठीक है, विंध्यांस और गैरो में भी एग्रीकल्चर डेवलप हो चुका था। और द प्लेसेस वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ विंध्यास। तो नॉर्थ ऑफ विंध्यास के नॉर्दर्न पार्ट पे आइए मैप पे देखते हैं हम। तो विंध्यास के नॉर्दर्न पार्ट्स पे राइस की क्रॉपिंग स्टार्ट कर दी गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, फिर से समझ लेते हैं। वीट और बार्ले की कहाँ की गई थी, किरतार और सुलेमान रेंज के पास, बलूच प्रोविंस पाकिस्तान में, वीट एंड बार्ले। और विंध्यास के नॉर्थ में किसका, राइस का। और कहाँ पे, गैरो हिल्स पे भी राइस की खेती स्टार्ट हो गई थी। द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। तो इंडस रिवर भी आपकी हिमालय रेंज से निकलती हुई पाकिस्तान, इंडिया से होती हुई पाकिस्तान में बहती है। बहुत सारी सहायक नदियाँ भी हैं इसकी। इंडस नदी के किनारे भी सिविलाइजेशन थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और उस टाइम पे इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्ल्ड में 3 ही सिविलाइजेशन थी, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, EMI कह सकते हैं, EMI से याद कर लीजिए, EMI। ठीक है, EMI। About 4700 ईयर्स एगो सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज़ फ्लोरिश। देखिए 4700 साल पहले एक इंडस नदी के किनारे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, ऐसा माना जाता है कि इंडस रिवर ने अपना रिवर का कोर्स चेंज किया, जिस वजह से ये सारे जो सिविलाइजेशन थे फ्लड में बह गए थे। दूसरा, हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि इस जो आर्यंस थे सेंट्रल ईस्टर्न रीजन में, जैसे कि हम लोग जो आर्यंस हैं वो इंडिया में जब इन्वेड किए, तो ये जो इंडस नदी के किनारे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो लोग रहते थे, तो हम लोगों ने इन लोगों को मार दिया और मार के सारे रीजन्स पे कब्जा कर लिया। इस वजह से ये सारे ख़त्म हो गए इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे। इसको किस एविडेंस के तौर पर, किस एविडेंस के बाद इस चीज़ को माना गया कि जब बरियल्स में लोगों को डेड बॉडीज़ निकाली जाने लगी, तो लोगों के जो स्कल होता था, उस स्कल पे हर स्कल्स पे देखा गया कितनी जगह स्कल्स में बड़े बड़े होल्स हैं। तो ऐसा इमेजिन किया गया कि एक बड़ा सा गोला था जो एक चेन में बंधा था, जिससे लोगों को मारा गया। और आर्यंस घोड़े पे बैठ के आए और उसको मारते गए, लोगों के हेड्स पे मारा, जिसके हेड्स पे पड़ा वहाँ पे होल हो गया। तो ऐसे बहुत सारे डेड बॉडीज़ में मिले। और जो आर्यंस होते थे, हम लोग जो थे, वो सेंट्रल ईस्टर्न रीजन में थे, बहुत लड़ाकू होते थे। तो वॉरियर्स इनको कहा जाता था, वॉरियर्स होते। तो हमने इसको इंडिया में इन्वेड किया और इंडस वैली सिविलाइजेशंस के जो लोग थे उनको ख़त्म कर दिया। बट इसमें सबका अपना अपना मानना है, सारे हिस्टोरियंस की अपने अपने फिलॉसफीज़ हैं। ये अभी NCERT क्या कह रही है कि ये फ्लरिश्ड हो गए, बह गया। ठीक है, लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड द सोन। सोन्स वगैरह भी गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है सोन।
तो इसके बारे में देख लेते हैं कि गंगा नदी के किनारे की क्या क्या सिविलाइजेशंस थे, क्या हुआ था उस टाइम पे। तो इन एंशियंट टाइम द एरिया अलोंग दीज रिवर तो साउथ ऑफ गंगा वाज नोन एज मगध एंड इट्स रूरल वर वेरी पावरफुल। तो जो गंगा रिवर्स थी, तो गंगा रिवर्स के साउदर्न पार्ट्स पे जो किंगडम्स वगैरह जो लोग थे, वो एक बहुत सबसे पावरफुल एक किंगडम एंशियंट टाइम में वहाँ पे डेवलप हुई, वो मगध किंगडम थी, जो कि सबसे पावरफुल रूलर्स थे उस टाइम पे और बहुत बड़ा किंगडम था ये। और फॉरेन तक भी इनका जो है इनका सेटअप जो था फॉरेन कंट्रीज तक था, बाहर तक था। थ्रू आउट पीपल ट्रेवल फ्रॉम पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट टू अनदर द हिल्स एंड हाई माउंटेन इंक्लूडिंग हिमालय डेंजरस टाइम। देखें तो इस समय यही बताया कि उस टाइम पे जो हिल्स हिमालयस थे उसको पार करना और रिवर्स जो थे उसको पार करना काफ़ी डेंजर का काम था, वो इजीली टास्क नहीं था, क्योंकि आज की तरह इतनी फैसिलिटियाँ तो उस टाइम पे थी नहीं। ठीक है, समटाइम्स व्हेन मार्च्ड इन आर्मीज कंक्वेरिंग अदर्स लैंड बिसाइड्स मर्चेंट ट्रेवल विद करावंस और शिप। देखिए मर्चेंट्स जो थे वो कैसे ट्रेवल करते थे, करावन से मतलब कि एक घोड़ा जो भी होता था उसके पीछे जो बग्गी होती थी और ढकी हुई वो सिर्फ पूरा पैक्ड बग्गी होती थी, एक कार के तरह, उसको करावंस कहते थे। और शिप से कारावंस उससे शिप करते थे या शिप से ट्रेवल करते थे, कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स एंड प्लेस टू वेद। और मर्चेंट्स थे करावंस या शिप से एक वैल्यूएबल गुड्स लेके इस सब कॉन्टिनेंट से उस सब कॉन्टिनेंट पे घूमते थे और उसको सेल करते थे। एंड रिलीजियस टीचर वॉकड फ्रॉम विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन, स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शंस एडवाइस ऑन दी वे। तो और जो प्रीचर्स थे वो घर घर गांव घूमते थे, जहाँ भी जिन्हें ज़रूरत होती थी उनको इंस्ट्रक्शंस देते थे, ऑफ़र करते थे, एडवाइस करते थे। तो प्रीचर्स का काम ये था, ये ऐसे करते थे। फाइनली तो ये सारी चीज़ें हैं। वाई डू पीपुल ट्रेवल नाउअडेज? तो उस टाइम पे ट्रेवल्स क्यों होते थे? क्योंकि ज़रूरत होती थी, और आज के टाइम पे भी कभी लोग ज़रूरत की वजह से भी करते हैं और कुछ लोग मनोरंजन की वजह से भी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर देयर वेयर एपिक्स पोएम्स प्लेज, मैनी ऑफ दीज वेयर रिटन इन संस्कृत, अदर वेयर इन प्राकृत एंड तमिल। तो उस टाइम पे जो है फ्रेंड्स एपिक्स भी थे, पोएम्स भी लिखे जाते थे, प्लेज होते थे, मैनी ऑफ दीज, और ये जो भी होते थे संस्कृत किस में होते थे? संस्कृत। ये जो भी प्लेज किस में लिखे गए थे फ्रेंड्स? संस्कृत में लिखे गए थे, प्राकृत लैंग्वेज और तमिल लैंग्वेज। उस टाइम पे 3 मेनली लैंग्वेज चलती थी, संस्कृत, प्राकृत और तमिल। इन लैंग्वेजेस में लिखे गए थे। और सब टाइम किंग गॉड देयर ऑर्डर इंस्क्राइब सो दैट पीपल कुड सी रीड एंड। देखिए अब थोड़ा सा हम समझेंगे यहाँ पे। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट है, वी कैन आल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस। हम इंस्क्रिप्शंस की भी स्टडी किए। इंस्क्रिप्शंस क्या होता था उस टाइम पे? राजा महाराजा जो भी लोग चीज़ें होते थे, अगर वो कोई इंस्ट्रक्शंस लोगों को देना होता था, तो जैसे कोई खंबे या पोल या पब्लिक प्लेसेस पे कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस लिखवाते थे जिससे लोग देखते थे और उसको फॉलो करते थे। उस चीज़ों को आज पे हम डिकोड करके पढ़ते हैं, जिसको हम डेसिफरिंग भी कहते हैं, डेसिफर्ड करते हैं उसको। मतलब कि डेसिफर्ड मतलब ये होता है कि ऐसे इंस्क्रिप्शंस को डेसिफर करना, डिकोड करना, पढ़ना। तो यही इंस्क्रिप्शंस होता था फ्रेंड्स। दीज आर रिटन ऑन द रिलेटिवली हार्ड सरफेस पे लिखा जाता था, सच एज स्टोन या मेटल पे लिखा जाता था। और क्या होता था कि समटाइम्स किंग्स गॉट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब सो दैट पीपल कुड सी रीड एंड ओबे देम। तो कुछ कई बार ऐसा होता था कि किंग्स राजाओं को कोई इंस्ट्रक्शंस देना होता तो ऐसे हार्ड सरफेस पे कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस लिखवा देते थे जिसको लोग पढ़ते थे और फॉलो करते थे। देखिए ये जो इंस्क्रिप्शंस होता था ये वर्डिंग भी होती थी और सिंबल्स भी होते थे, दोनों हो सकते थे। देयर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शन एज वेल एज वेयर मैन एंड वुमेन इंक्लूडिंग किंग्स एंड क्वींस रिकॉर्ड व्हाट दे डिड। और कई जगहों पे जैसे किंग्स होते थे, राजा महारानी, और जो हम लोग जो भी होते थे वो कुछ भी करते थे तो उसका रिकॉर्ड रखते थे, उस रिकॉर्ड्स के तौर पे भी ये इंस्क्रिप्शंस लिखते थे। फॉर एग्जांपल किंग ऑफन, और जैसे कि जो राजा होते थे वो कोई बैटल जीत के आते थे तो उस बैटल्स के बारे में और अपनी जीत के बारे में वो चीज़ हार्ड सरफेस पर लिखवा देते थे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ रिटर्न। देखिए ये जो इंस्क्रिप्शंस है, अभी आप जो फिगर में ये जो इंस्क्रिप्शंस देख रहे हैं, ये तो ये इंस्क्रिप्शन 2250 साल पहले की है। ये कंधार में, अफगानिस्तान के प्रोविंस है कंधार, वहाँ पे पाई गई थी। ये अशोका के द्वारा लिखाया गया इंस्क्रिप्शंस था, ठीक है। और ये एक ऑर्डर है, ये अशोका के द्वारा दिया गया एक ऑर्डर था जो कि डेसिफर्ड किया गया बाद में।
देखिए यहाँ पे देखिए, जो स्क्रिप्ट्स होते थे ये लेटर भी हो सकते थे और साइंस भी हो सकते थे। दिस इंस्क्रिप्शन वाज रिटन इन 2 डिफरेंट स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज, 2 डिफरेंट स्क्रिप्ट और लैंग्वेज में लिखा गया है, ग्रीक में, अरेमिक में, 2 डिफरेंट लैंग्वेज में लिखा गया है। तो ये रहा थोड़ा इंस्क्रिप्शंस के बारे में। यूज्ड इन द पास्ट, दोज हु स्टडी दिस ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। और जैसे कि ये जो भी चीज़ें पास्ट में यूज्ड की गई हैं, जैसे कि जो भी टूल्स वगैरह जो भी फाउंड किए गए हैं, जो उस समय जो यूज़ किए गए थे, उसको जो खोज के निकालते थे, उसके बारे में पढ़ते थे, उनको क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं, यही बताया गया है इसमें। तो सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स में बी मेड ऑफ स्टोन। तो कुछ देखिए, कुछ उस टाइम पे ऑब्जेक्ट्स थे जिनको एक्सकवेट करके निकाला गया। वो कौन कौन से ऑब्जेक्ट थे? तो कुछ टूल्स थे, वेपन्स थे, पॉट्स थे, पैन्स थे, ऑर्नामेंट्स थे एंड कॉइन्स थे। ये सारी चीज़ें एक्सकवेट करके निकाली गई थी। और सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स में बी मेड, और इसमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स जो थे मेड या वो स्टोन से बने हुए थे या हड्डियों से बने हुए थे। बेक्ड क्ले यानी कि पकी हुई मिट्टी से कुछ बने हुए थे, कुछ मेटल से बने हुए थे। ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्पेरिसेबल सब्सटेंस यूजुअली सर्वाइव फॉर लॉन्ग टाइम। और जिस चीज़ को लॉन्ग टाइम तक के लिए यूज़ करना या रखना होता था, उसको जो है हार्ड सब्सटेंस से बनाया जाता था। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। देखिए यही सारी, ये पॉट है, ये रहा कॉइन हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है, इसी के बातें भी हम लोग कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें भी एक्सकवेट करके निकाली गई थी, एक्सकवेशन समय मिला था ये। आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन द पास्ट। तो आर्कियोलॉजिस्ट जो है कुछ एनिमल्स के पार्ट्स को भी एक्सकवेट करने की कोशिश की है, जैसे कुछ बोन्स को एक्सकवेट करने की कोशिश की, जैसे एनिमल्स के बोन हो गए, बर्ड्स के बोन हो गए, फिश के बोन हो गए, क्योंकि वो ये जानना चाहते थे कि उस टाइम पे लोग खाते क्या थे। तो इस चीज़ को जानने के लिए भी थोड़ा सा इसके पीछे आर्कियोलॉजिस्ट एक्सकवेट करें चीज़ों को। प्लांट रिमेन सर्वाइव फॉर मोर रेयरली। तो प्लांट्स जो हैं उस टाइम पे बहुत रेयरली ही सर्वाइव करे हैं। इफ़ सीड्स ऑफ ग्रेन और पीसेज ऑफ वुड हैव बीन बर्न्ड दे सर्वाइव इन अ चार्ड फॉर्म। और अगर कहीं पे जो है ग्रेन या पीसेज ऑफ वुड्स के जले हुए राख या कोई भी चीज़ मिले हैं, तो इससे ये पता चला है कि चार्ड फॉर्म है, मतलब कि वो लोग आग जानते थे और आग का यूज़ करते थे। हिस्टोरियन दैट इज स्कॉलर हु स्टडी द पास्ट ऑफन यूज द वर्ड सोर्स टू रेफर टू द इन्फॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम मैन्युस्क्रिप्ट इंस्क्रिप्शंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट। तो जो ये आर्कियोलॉजिस्ट थे जो किन किन सोर्सेज का यूज़ किए इसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए उस टाइम पे लोग क्या क्या कैसे यूज़ करते थे, इन्फॉर्मेशन कहाँ कहाँ से जुटाएं, मैन्युस्क्रिप्ट से जुटाएं, कुछ इंस्क्रिप्शन को डेसिफर्ड किए और कुछ आर्कियोलॉजी से यानी कि एक्सकवेशन के द्वारा जो चीज़ें निकली उसे पता लगाने की कोशिश की। देखिए मैन्युस्क्रिप्ट क्या था, थोड़ा सा समझ लेते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट इज़ नॉट ए इंस्क्रिप्शन, से थोड़ा अलग टाइप था। थोड़ा सा आपको इसके हिस्ट्री में और लेके जाता हूँ मैं। एक टाइम पे यहाँ पे मछिया वैली हो गई थी। मछिया वैली क्या होता है कि जब बड़ी मछली छोटे मछली को खाना स्टार्ट कर देती है, मतलब कि बहुत ज़्यादा अराजकता फैल जाती है और सोसाइटी में कोई डिसिप्लिन नहीं रह जाती है, कोई मैनर नहीं रह जाता है, कोई रिलेशन का महत्व नहीं रह गया था एक टाइम पे। तो लोगों ने फिर ब्रह्मा जी से आवाहन किया। ब्रह्मा जी ने अपने बेटे मनु को भेजा। मनु आए और उन्होंने कुछ नियम बनाए। कुछ नियम उनके उस टाइम पे इस प्रकार थे, जैसे कि लड़कियों की शादी 9 से 11 साल की उम्र में कर देनी चाहिए और कास्ट को बांटा कि इन कास्टों का ये काम है, सिर्फ यही कर सकते हैं। ऐसे एक तरीके से एक नियम बना दिए लोगों को कि आपको ये नियम फॉलो करना पड़ेगा। देखिए उस टाइम पे ये उन्होंने ऐसा इसलिए किया था कि अराजकता बहुत चरम पे फैल गई थी, कोई किसी के बीच के रिलेशन का महत्व नहीं रह गया था, कोई किसी का रिस्पेक्ट नहीं करता था। जो ताकतवर होता था वो कमज़ोर का दमन करता था। जैसा आपको बताया कि मछिया वैली हो गई थी, बड़ी मछली छोटी मछली को खाना शुरू कर दी थी। तो इस टाइम के सिस्टम को फिर से अरेंज करने के लिए ब्रह्मा जी ने अपने बेटे मनु को भेजा। मनु ने नियम बनाए, तो जिसको गेंटो लॉ भी कहा जाता है। अगर पॉलिटिकल साइंस में हम जिसको गेंटो लॉ के फॉर्म में भी पढ़ते हैं, तो ये गेंटो लॉ, ये मनुस्मृति को गेंटो लॉ भी कहते हैं। तो ये मनुस्क्रिप्ट्स जो थे उनसे भी कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने की कोशिश किया हमारे आर्कियोलॉजिस्ट, और कुछ इंस्क्रिप्शंस को डेसिफर्ड किया और आर्कियोलॉजी को एक्सकवेट करके चीज़ों को पता लगाया। 3 सोर्सेस का उपयोग किया उन्होंने।
फॉर एग्जाम्पल टुडे मोस्ट पीपल लिविंग इन द अंडमान आइलैंड गेट्स दे, देखिए ये क्या हेडिंग कह रहा है कि डू यू थिंक क्लोथ इज फाउंड फ्रिक्वेंटली बाई आर्कोलॉजिस्ट हिस्टोरियन दैट इज स्कॉलर हु स्टडीड द पास्ट ऑफन यूज द वर्ड सोर्स टू रेफर टू द इन्फॉर्मेशन फाउंड मनुस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शंस के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। वन पास्ट और मीनिंग डिड यू नोटिस दैट टाइटल, तो ये सारी चीज़ें इसमें कुछ अभी ऐसा नहीं है। टुडे मोस्ट पीपल लिविंग इन अंडमान आइलैंड गेट देयर फूड बाई फिशिंग हंटिंग एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। बाई कॉन्ट्रास्ट मोस्ट पीपल लिविंग इन सिटीज़ डिपेंड अपॉन अदर फॉर सप्लाइड ऑफ फूड। तो जैसा कि इसमें बताया कि इसमें कहने का मतलब इनका यही था कि जैसे जो जहाँ पे है वहाँ के फूड्स प्रोडक्शंस का यूज़ करके अपने लाइफ को सर्वाइव कर रहा है, लिव कर रहा है। जैसे कि अंडमान एंड निकोबार पे जो रहने वाले हैं वो फिशिंग पे डिपेंड है, हंटिंग पे डिपेंड है और फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कलेक्ट करके वो सर्वाइव करते हैं। और जबकि अदर सिटीज़ में जो है, जो उनसे जो कोस्टल एरिया में नहीं है, जो दूर हैं, वो इनसे उन सारी चीज़ों पे सब, और ये जो है इनके सप्लाई पे डिपेंड है कि हमें सप्लाई करेंगे तो हम खाएंगे, ऐसी चीज़। तो फिर था कि अगला है कि ग्रेट डील अबाउट किंग एंड द बैटल दे फॉट बिकॉज दे केप्ट रिकॉर्ड ऑफ देयर victories. Ordinary people such as the hunter, fishing folk, gatherers, farmers और herders did not keep record of their body. देखिए इसमें दिखा है कि एक डिफरेंस था कि नॉर्मल आदमी और किंग्स के बीच में। नॉर्मल किंग्स क्या करते थे कि जो भी अपना बैटल में जो विक्ट्री फाउट करते थे वो चीज़ लिखवाते थे, अपना नोट करते थे, नोट डाउन करते थे उसको इंस्क्रिप्शंस के तौर पे। ऑर्डिनरी पीपल थे ये चीज़ें नहीं करते थे, तो ये एक डिफरेंस दिखाया गया है। दीज आर अब यहाँ पे देखते हैं कि दीज ईयर्स आर काउंटेड फ्रॉम, एक देखिए व्हाट डू डेट्स मीन, व्हाट डू डेट्स मीन्स का क्या मतलब है, बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर क्राइस्ट का क्या मतलब है, 2000 साल पहले क्यों ऐसा, क्योंकि जब वो जो क्रिश्चियनिटी के जो फाउंडर्स थे जीसस क्राइस्ट, वो उनको जिनका जन्म हुआ था उसको 0 शताब्दी मानते हैं और उनके जन्म के बाद की चीज़ों को आफ्टर क्राइस्ट कहते हैं और बिफोर की, और उनके जन्म के पहले हुई घटनाओं को चीज़ों को बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। तो हर चीज़ को एक 2000 साल पहले ही मान के लेके चलते हैं कि 2000 साल पहले उनका जन्म हुआ था, तो 2000 साल के पहले जो चीज़ हुआ बिफोर क्राइस्ट और उनके पैदा होने के बाद जो चीज़ हुआ आफ्टर क्राइस्ट, यही सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट 2000 साल से ले लिया गया था। और क्या है कि एक यहाँ पे इसमें दिया गया है कि इजिप्ट में इजिप्ट जो कंट्री है जो अफ्रीका के नॉर्दर्न पार्ट में लाई करती है, तो वहाँ पे एक रोसेटा टाउन है। वहाँ पे जब एक्सकवेशन किया गया, जब हमारे आर्कोलॉजिस्ट पहुँचे, तो वहाँ पे जो इंस्क्रिप्शंस को फाउंड किया गया, निकाला गया, वो इंस्क्रिप्शंस 3 भाग में थे। एक ग्रीक लैंग्वेज में था और 2 इजिप्शियन लैंग्वेज में था। तो आपको बताया था जैसे कि 3 ही सभ्यता थी, इंडस वैली, मेसोपोटामियन सभ्यता और इजिप्शियन सभ्यता। तो इजिप्शियन सभ्यता में भी 3 लैंग्वेज को एक्सकेवेट करके निकाला गया था, हमारे स्कॉलर्स ने निकाला था और उसको कॉल्ड कॉटेज, एक सेफ बॉक्स में उसको करके रखा गया है। तो ये सारी चीज़ें यही चीज़ें हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और एज यू कैन सी अ लॉयन, और एक लेटर्स को डिकोड किया गया था, जैसे कि एक लेटर होता है, जैसे कि एल है लॉयन को डिकोड करता है, ए है बर्ड को डिकोड करता है, वंस न्यू दैट, और ये सारे लेटर्स को डिकोड किया गया। और इन सारे लेटर्स को अगर हम जान जाएंगे, सारे लेटर्स को डिकोड कर दिए जाएंगे, तो इंस्क्रिप्शंस को समझना ईजी हो जाएगा। दोस्तों फ्रेंड्स, इस सबका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताइएगा। जो नहीं समझ में आएगा ज़रूर पूछिएगा। अभी ये थोड़ा बेसिक्स था, फिर ये अगली क्लास 7th की NCERT आपकी कल आएगी और इस NCERT की सीरीज ज्योग्राफी की भी चल रही, हिस्ट्री की भी चल रही, तो इसको अच्छे से फॉलो करिए। और जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं फ्रेंड्स, उसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर ज़रूर बताया करिए। हमें अच्छा लगता है कि हमें लगता है कि आप हमसे थोड़ा इंटरेक्ट करेंगे तो हमें और मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए और अच्छे चीज़ सीरीज़ लेकर आने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।